हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीत बीएससी क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का आपका सिलेबस चल रहा था। सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम आपको यूनिट 4 के जितने भी MCQ बन सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो सारे के सारे आज हम बता देंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिट 4 के। तो देखिए, यूनिट 4 का जो नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, तो इससे संबंधित ही MCQ यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला आपका जो प्रश्न है कि पेप्सिन कितने pH पर कार्य करता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये कितने pH पर कार्य करता है, तो 1.5 जो pH होता है, इस pH पर पेप्सिन जो होता है वो कार्य करता है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन कितने pH पर कार्य करता है। पेप्सिन तो करता है 1.5 pH पर, और जो ट्रिप्सिन होता है वो कार्य करता है 7.8 से 8.7 pH पर। तो ये जो पेप्सिन होता है वो 1.5 pH पर, और जो ट्रिप्सिन होता है वो 7.8 से 8.7 pH पर कार्य करता है। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। जो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम होता है, जिसे हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है। एक रिकेट्स रोग होता है, एक किसकी कमी से होता है, कौन सी ऐसी विटामिन होती है जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन जो D होती है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और जो पांचवा प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी ऐसे आपको विटामिन बताने हैं जो कि जल में घोलें तो वो आसानी से घुल जाएं, घुलनशील हों। तो B और C, विटामिन B और C ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अब देखते हैं छठा प्रश्न कि आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो आरएनए में जो क्षारक है वो यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो चलिए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सातवां प्रश्न दिया गया है कि pH 1.6 पर कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा pH जिस पर 1.6 pH पर एंजाइम जो होता है वो एक्टिव होता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर एंजाइम है, तो यहाँ पर जो पेप्सिन होता है वो 1.6 pH पर क्या होता है, एक्टिव होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो पेप्सिन होता है वो कितने pH पर कार्य करता है, 1.5 कह लीजिए या 1.6 pH कह लीजिए, बात है गई है। ओके, तो ये 1.6 pH पर पेप्सिन कार्य करता है या 1.5 pH पर कार्य करता है या एक्टिव होता है। ओके, आठवां जो प्रश्न है कि प्रोटीन के पाचन एंजाइम होते हैं, यानी कि प्रोटीन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो देखिए, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्टिडेज हो गया और पेप्सिन हो गया, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को पचाते हैं। तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम आपको नवा प्रश्न बताने वाले हैं कि उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला यौगिक होता है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ताकि यहाँ पर अपना टाइम बचा सकें। तो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, उनमें उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटालिस्ट के रूप में कार्य करने वाला यौगिक कौन सा होता है, तो एंजाइम होता है। एंजाइम जो होता है वो मेटाबॉलिक क्रियाएं यानी कि उपापचयी क्रियाओं में ये हेल्प करता है। हेल्प करने का मतलब ये रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, क्रिया की दर को बढ़ा देता है। कौन, एंजाइम। ओके, 10वां जो आपका प्रश्न है कि सरल अमाइनो एसिड का नाम है। सरल अमाइनो एसिड जो होता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हमने बता दिया है। ग्लाइसिन जो होता है वो सरल अमाइनो एसिड का नाम है। 11वां जो प्रश्न है कि निम्न में प्रोटीन नहीं है। यहाँ पर हमने ऑप्शन दिए हैं ताकि यहाँ पर आपको ऑप्शन समझ में आ सकें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन कौन सा नहीं है, ग्लोबुलिन ये तो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन ये भी प्रोटीन है, हिस्टोन जो कि डीएनए में पाया जाता है ये भी प्रोटीन है, और डी हिपेरिन ये कैसा होता है, ये प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो हिपेरिन होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो 11वां जो प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया है।
और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको फटाफट से याद हो सकें और डायरेक्ट आप इसे याद कर पाएँ। 12वां जो प्रश्न है कि आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन क्षारक होते हैं। आरएनए में कौन से पाए जाने वाले प्यूरिन क्षारक होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन क्षारक होते हैं। कौन से? प्यूरिन क्षारक। ठीक है। और यहाँ पर 13वां जो प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी ऐसा आपको विटामिन बताना है जो कि रक्त में थक्का बनाने में कार्य करता है। तो विटामिन जो के होता है वो रक्त में क्या करता है? थक्का बना देता है, रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है विटामिन के। 14वां जो प्रश्न है कि शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता, यानी कि शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता क्या है कि वृद्धि के लिए, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ हो सके और हमारे बॉडी में जब कहीं चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर लिखी गई है। 15वां जो प्रश्न है कि प्रोटीन छोटी इकाई में टूटना क्या कहलाता है? यानी कि जो प्रोटीन होता है उसको जब हम तोड़ देते हैं तो उसकी जो छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? अमाइनो एसिड कहलाती है। ठीक है। अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमाइनो एसिड। ओके। 16वां जो प्रश्न है कि यूरिया चक्र के बारे में किसने बताया? यानी कि यूरिया चक्र जो होता है, यूरिया साइकिल होता है जिसे हम क्रेब हेंसलेट साइकिल के नाम से जानते हैं या ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसके 3 अलग अलग नाम होते हैं। तो यूरिया चक्र के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? तो हेस चक्रम और कर्ट हेंसलिट, ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया साइकिल के बारे में बताया था। तो ये दोनों आपको नाम याद कर लेने हैं। 17वां जो प्रश्न, यूरिया चक्र कहाँ होता है? यूरिया चक्र जो होता है वो यकृत की कोशिकाओं में होता है। यकृत की कोशिका का नाम होता है हिपोटोसाइट सेल। ठीक है। तो यकृत चक्र, यूरिया साइकिल कहाँ होता है? यकृत की कोशिकाओं यानी कि लीवर की कोशिकाओं में होता है। 18वां जो आपका प्रश्न है कि अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो शरीर में बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे अमाइनो अम्ल जो हमारे शरीर में बन जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अनावश्यक अमाइनो अम्ल बोल देते हैं। और जो 19वां प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि अमाइनो एसिड जो भोजन में आवश्यक होने चाहिए। ठीक है। ऐसे आपको अमाइनो एसिड बताना है जो भोजन में अवश्य ही होने चाहिए। तो ऐसे कौन से होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिवार्य अमाइनो एसिड। अनिवार्य अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें हम बाहर से, यानी कि वातावरण से भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे हम अनिवार्य अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये 19वां प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर हम 20वां प्रश्न देखते हैं कि किडनी को हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं। तो किडनी में अमाइनो अम्ल के डीएमिनेशन के द्वारा क्या निर्माण होता है? किडनी में क्या होता है? अमाइनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, हिंदी में कहे तो बीएमिनेशन होता है। तो इसके द्वारा क्या निर्माण होता है, क्या बनता है? तो इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, यानी कि यूरिन बनती है। ठीक है। 21वां प्रश्न, नियासिन क्या है? नियासिन किसका नाम है? नियासिन जो होता है विटामिन B3 का नाम होता है। 22वां जो प्रश्न है कि बायोटिन है। बायोटिन क्या है? बायोटिन एक विटामिन है। ठीक है। क्या है? एक विटामिन है। 23वां जो प्रश्न है कि न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो क्षार से मिलकर बना होता है और शर्करा से मिलकर बना होता है। क्षार का मतलब होता है जो नाइट्रोजन बेस होते हैं और कुछ शर्करा होती है यानी कि शुगर होती है, उससे मिलकर ये न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। सीधे आपको इस पर टिक लगा देना है। और जो आपका 24वां प्रश्न है कि यूरिया उत्पादन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? ऐसा आपको बताना है कि जो यूरिया उत्पादन में, यानी कि यूरिया के उत्पादन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो आर्जिनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो यूरिया के उत्पादन में सहायता करता है। एक ऐसा एंजाइम ये है। 25वां जो आपका प्रश्न है कि मूत्र द्वारा उत्सर्जित विटामिन, यानी कि मूत्र के द्वारा हम कौन सी विटामिन को बाहर निकाल देते हैं? विटामिन सी। विटामिन जो सी होती है उसको हम मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यानी कि यूरिया के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। और 26वां जो प्रश्न है कि अमोनिया यानी कि NH3
यूरिया में परिवर्तन के चक्र को क्या कहते हैं, यानी कि अमोनिया जो होती है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाती है, तब हम उस चक्र को क्या कहते हैं, यूरिया चक्र बोलते हैं, यानी कि यूरिया साइकिल बोलते हैं या ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्रेव हेंसलेट साइकिल। ठीक है। 27वां जो प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो हम किससे करते हैं, राइबोसोम के द्वारा करते हैं। 28वां प्रश्न कि यूरिक अम्ल में नाइट्रोजन की संख्या होती है, यूरिक जो अम्ल होता है उसमें नाइट्रोजन की संख्या 4 होती है। 29वां जो आपका प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। 30वां जो प्रश्न है, पेंटोथेनिक यानी कि पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो कौन से विटामिन का नाम होता है, पेंटोथेनिक एसिड कौन से विटामिन का नाम होता है, विटामिन B3 का नाम होता है। 31वां प्रश्न कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी है। और यहाँ पर जो आपका 32वां प्रश्न है कि हीमोफीलिया जैसे लक्षण किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसका ब्लड जो होता है वो लगातार बहता ही रहता है। ठीक है। तो हीमोफीलिया जैसे लक्षण किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होते हैं, विटामिन के की कमी से उत्पन्न होते हैं, यानी कि विटामिन के की जिस भी व्यक्ति में कमी हो जाएगी तो वो व्यक्ति यदि कहीं से कट जाएगा तो उसका ब्लड लगातार बहता रहेगा, उसका ब्लड जमेगा नहीं, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। इसको आप फिर से देख सकते हैं। आपका जो 33वां प्रश्न है कि प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए आवश्यक होता है, आपको बताना है कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसमें कौन कौन से आरएनए आवश्यक होते हैं। जैसे mRNA हो गया, मैसेंजर आरएनए जिसे बोलते हैं, tRNA जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण में यानी कि प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। 34वां प्रश्न कि mRNA का नाम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। 35वां प्रश्न विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बंध्यता होती है, यानी कि बंध्यता जो रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। अब जो 36वां प्रश्न है किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन जो B3 होती है जिसका नाम एक दूसरा होता है पेंटोथेनिक अम्ल, तो इससे क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। जो 37वां प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब यहाँ पर जो 38वां प्रश्न है कि ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन मतलब कि जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे अमाइनो अम्ल पर, तो उसका स्थानांतरण क्या कहलाता है, ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। यानी कि अमाइनो ग्रुप का एक अमाइनो अम्ल से दूसरे अमाइनो अम्ल पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। यानी कि जो ये अमाइनो ग्रुप होता है तो ये अमाइनो ग्रुप कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक अमाइनो अम्ल से दूसरे अमाइनो अम्ल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, तब हम इसे ट्रांसएमिनेशन बोलेंगे। 39वां जो प्रश्न है कि अमाइनो अम्ल से NH3 के रूप में अमाइनो समूह को हटाने पर क्या कहा जाता है। यानी कि एक अमाइनो अम्ल है उससे हम अमोनिया यानी कि NH3 जो है उसको हम हटा देते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डीअमीनेशन बोल देते हैं। ठीक है। यदि हम अमाइनो एसिड से NH3 जो होता है, NH3 मतलब अमोनिया को हटा देते हैं, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, डीअमीनेशन बोल देते हैं। 40वां जो प्रश्न है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। 41वां जो प्रश्न है कि किस विटामिन का नाम टोकोफेरोल है, यानी कि एक ऐसी आपको विटामिन का नाम बताना है जिनका नाम टोकोफेरोल है, तो विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरोल है। 42वां जो प्रश्न है कि रुधिर को जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। 43वां प्रश्न जो जीव यूरिया को उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, यूरिया को जो होती है उसका सिक्रीशन करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, यूरियोटेलिक बोल देते हैं। 44वां प्रश्न शरीर में अमाइनो अम्ल की कमी को पूरा करने हेतु आवश्यक क्रिया, यानी कि शरीर में जो भी अमाइनो एसिड की कमी होती है तो एक रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होती है जिसे हम ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड की कमी को पूरा किया जाता है। 45वां प्रश्न कि प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यदि हम प्यूरिन को तोड़ते हैं तब हमें उसका अंतिम जो उत्पाद होता है यूरिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड भी बोल देते हैं।
46वां जो आपका प्रश्न है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, थाइमिन में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, ये दोनों बराबर ही होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं। एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन, यानी कि डीएनए में क्या होते हैं, ये बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन बराबर मात्रा में। और यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि क्रेव हैंसलेट चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरिया है। यानी कि क्रेव हैंसलेट चक्र को हम ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं और इससे हमें यूरिया प्राप्त होती है। ठीक है, 48वां जो प्रश्न है, किसी यौगिक में CO2 को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी कंपाउंड है, उसमें से यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सीकरण बोल देते हैं, डीकार्बोक्सीकरण बोल देते हैं। 49वां जो प्रश्न है, किसकी कमी से बच्चों में जीरोप्थेल्मिया तथा अडल्ट में यानी कि वयस्क, जिसे हम जवान बोल देते हैं, यानी जवानों में रतौंधी होती है। तो ऐसी कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ये रोग होते हैं। बच्चों में जीरोप्थेल्मिया होता है और अडल्ट में रतौंधी रोग होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर में जो कि यूनिट 4 है, उसके सारे हमने एमसीक्यू बता दिए हैं। यदि आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को देखना चाहते हैं, इनके सारे एमसीक्यू आप देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगी, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।